चलिए शुरू करते हैं सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 1 अप्रैल के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक सेशन को देखिए, सारे करंट अफेयर सारे फैक्ट आराम से नोट कीजिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, आपको पीडीएफ और मॉक टेस्ट दोनों मिल जाएंगे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। तब तक आइए शुरू करते हैं सेशन को और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, अगर इनकी बात करें तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के। आंसर हो जाएगा आंसर डी। सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिकी देश है, इसके प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया है। 67 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। 2020 से लेकर 2025 तक ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुके हैं। जब ये प्रेसिडेंट थे तो भारत के साथ इनके सूरीनाम के संबंध काफी अच्छे थे, वैसे आज भी काफी अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनाम के प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त तो और ज्यादा रिलेशन स्ट्रांग थे इंडिया के साथ। प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के ये अध्यक्ष थे। मूल रूप से इंडिया में ये बिहार राज्य से आते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 2021 में इनको प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो सूरीनाम के थे, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारत में बिहार राज्य से ये बिलोंग करते हैं। इनके जो एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, वो बिहार के थे। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी को 2021 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है और अब 67 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। सूरीनाम दक्षिण अमेरिकी देश है, जैसा कि आप यहां पर मैप में देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि गुयाना जैसे देशों के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। दक्षिण में आते हैं तो ब्राजील से ही अपनी बाउंड्री बनाता है और एक एरिया है फ्रांस का जिसे गुयाना के नाम से ही जाना जाता है, इससे भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो दक्षिण अमेरिका में उत्तर की ओर देखने को मिलता है सूरीनाम, जिसकी कैपिटल है परामारिबो इसकी कैपिटल है। सूरीनाम डॉलर यहां पर ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूज किया जाता है। जेनिफर गिर्लिंग्स सिमोन्स वर्तमान में यहां के प्रेसिडेंट हैं और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यह देश देखने को मिलता है। माधवपुर मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? माधवपुर मेला जो कि एक सांस्कृतिक मेला है, इसका आयोजन किया गया भारत के गुजरात राज्य में। गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है। एक्चुअल में भगवान कृष्ण और उनकी जो पत्नी है रुक्मणी, उनके विवाह से संबंधित पूरा उत्सव मनाया जाता है। यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य, वहां की एक ट्राइब रिलेट करती है इस फेस्टिवल से, मतलब इस फेस्टिवल को आकर सेलिब्रेट करती है गुजरात में, क्योंकि इनके जो रूट्स है ना कहीं ये शास्त्रों के आधार पर ये मानते हैं ये ट्राइब है मिश्मी ट्राइब। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में रहती है और इनके जो वंश में एक राजा हुए हैं, ये मानते हैं कि इन्हीं के वंश के राजा थे राजा भीष्मक और इनकी पुत्री थी रुक्मणी जी। तो इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह से संबंधित उत्सव मनाया जाता है, तो क्योंकि लड़की वाला पक्ष है, लड़की वाले की तरफ से, तो ये जो ट्राइब के लोग हैं ये गुजरात आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल को, जिसे मनाया जाता है माधवपुर मेले के नाम से गुजरात में। तो ये एक तो देखिए कल्चरल आदान प्रदान का भी एक तरीका है और इस तरीके से पूर्वोत्तर भारत जो है वो पश्चिम के भारतीय राज्य से कनेक्ट होता है। अगर हम संस्कृति के आधार पर देखते हैं, हम कल्चर के आधार पर देखते हैं, ट्रेडिशन के आधार पर देखते हैं, तो पूर्वोत्तर का एक भारतीय राज्य जो कि कनेक्ट करता है गुजरात से। और यहाँ की मिश्मी ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश की, ये आती है गुजरात में माधवपुर मेले को सेलिब्रेट करने के लिए। तो एनुअल कल्चरल फेस्टिवल गुजरात राज्य में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह से संबंधित ये जो फेस्टिवल है इसे सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में। एक गांव है ये माधवपुर गांव और यहीं पर माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है। तो मिश्मी ट्राइब के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, गुजरात के माधवपुर मेले में ये सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं।
वैसे आपको पता है कल्चरल ट्रेडिशन जो है उनका आदान प्रदान करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत इस एक इनिशिएटिव को शुरू किया गया था 2015 में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था जानते हैं? भारत में जितने भी राज्य हैं वो अपने कल्चरल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दे, अपने कल्चर को, जो ट्रेडिशन है, जो लैंग्वेज है, उसका आदान प्रदान करे। इस उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत ये एक इनिशिएटिव 2015 में लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और कहीं ना कहीं इसी को एक बोल सकते हैं, इसी का एक आईना या इसी को रिप्रेजेंट करता है माधवपुर मेला। एक उदाहरण है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का। तो माधवपुर मेला गुजरात में मनाया जाता है, लेकिन स्पेशली इसे जो सेलिब्रेट करते हैं वो मिश्मी ट्राइब के लोग अरुणाचल प्रदेश राज्य में रहते हैं। आगे चलें। ऊर्जा सांख्यिकी भारत, इसको एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 किस संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? तो यहां पर एक रिपोर्ट की बात की जा रही है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026। इस रिपोर्ट को जारी किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। भारत में एनर्जी से संबंधित जो डेटा है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उनको रिलीज किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। आपको पता है ये जो संस्था है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये भारत में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत कार्य करती। मिनिस्ट्री है पर्टिकुलर भारत में और उसके अंदर काम करती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और यही जारी करता है हर साल नेशनल स्टैटिस्टिकल्स ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है रिपोर्ट को, जिसे कहा जाता है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट। किसके बारे में बात की जाती है? तो इसमें बात की जाती है एनर्जी सेक्टर की। जो एनर्जी सेक्टर है उससे रिलेटेड रिपोर्ट को, डेटाबेस को पब्लिक किया जाता है। तो इस बार इस रिपोर्ट का ये 33 एडिशन है जो कि जारी किया गया। इसमें कोल, ऑयल, गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, इनसे रिलेटेड डेटा जो भी है, जो भी हमने प्रोडक्शन किया है, उन सभी के डेटा को रिलीज किया गया इंडियन गवर्नमेंट की इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब देखिए इसमें जो बेसिकली आंकड़े दिए गए ना, एनर्जी के स्टॉक, जो प्रोडक्शन है, जो कंजम्पशन है इंडिया में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हमने किया है, उससे संबंधित डेटा को यहां पर रिलीज किया गया। अब जो की पॉइंट्स शेयर किए गए उनकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो हमको यह पता होना चाहिए कि रिपोर्ट कौन जारी करता है, मिनिस्ट्री, और उसके अंतर्गत जो ऑफिस है वो। अब की पॉइंट्स की रिपोर्ट में किसकी बात की गई है? तो नॉर्मली इस रिपोर्ट में बताया गया है इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के बारे में, ऑल ओवर एनर्जी सेक्टर के बारे में बताया गया है। लेकिन यहां पर अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करते हैं तो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 47 लाख मेगावाट से अधिक हो गई है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। और जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, ये 100% अगर हम इसको मान ले तो इसमें से 71% अकेले सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? सोलर एनर्जी। और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी मात्र 29% का ही योगदान दे रही है, जो कि बहुत कम है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है 23.7% के साथ। सेकंड पर आता है महाराष्ट्र ऑलमोस्ट 14.25% के साथ, और गुजरात आता है तीसरे नंबर पर 9.1% के साथ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। इसके अलावा पावर सेक्टर में जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉसेस 22% से घटकर 17% तक रह गया है। और प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा की खपत है, अगर उसका देखें तो ये 18,096 मेगा जूल तक हो गई है। ये प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत है जो यूज किया जाता, कंज्यूम किया जाता है। पूरे इंडिया में अभी भी ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो कोयला ही है, कोल है। इसकी आपूर्ति 2015-16 के मुकाबले काफी बड़ी है, लेकिन अभी भी हमारी ऊर्जा का जो मेन स्रोत है वो कोयला ही है। तो इस तरीके से कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं एनर्जी सेक्टर को लेकर, जो पूछे जा सकते हैं वो यहां पर मैंने आपको बता दिए हैं रिपोर्ट के। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था को याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट को इसने जारी किया है।
आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे मैं आपको बता देता हूं। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी इंग्लिश के रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अभी के लिए आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है। देखिए एसएससी के एग्जाम के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए स्पेशली आपके लिए जो अलग अलग एग्जाम में इंग्लिश का जो पर्टिकुलर पोर्शन पूछा जाता है वहां पर ये आपको काफी हेल्प करेगा। रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट आप लगा पाएंगे और हर टॉपिक का, हर वीडियो सेक्शन का आपको पीडीएफ भी साथ ही में मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कीजिए काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं और आपकी हेल्प के लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाएं। 1 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो पहली चीज तो हमको यह पता चलती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। इतिहास में जाते हैं तो 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के शासनकाल में। 2026 में इसका 91वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। 91th फाउंडेशन डे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सेंट्रल बैंक है हमारा, है ना। भारत में जो महंगाई है, मुद्रा या फिर महंगाई बोल लें या फिर मुद्रा को कंट्रोल करना, रेगुलेशन करना हमारी करेंसी का, ये सारे काम जो है वो आरबीआई के द्वारा ही किए जाते हैं। बैंकों का बैंक कहा जाता है या फिर केंद्रीय बैंक कहा जाता है। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसके लिए एक्ट लाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934 एक्ट के माध्यम से। और जिस कमीशन की रिकमेंडेशन पर इसका गठन किया गया, इसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी सिफारिश पर ही 1 अप्रैल 1935 में बना था आरबीआई। पहले अध्यक्ष थे ऑसबोर्न स्मिथ, लेकिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आजादी के बाद हुआ था 1 जनवरी 1949 में। वैसे ये हम कैजुअली जब आरबीआई की बात होती है ना तो हम इसको डिस्कस करते, लेकिन यहां पर थोड़ा अदर फैक्ट आपको मिल जाएंगे। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करता है आरबीआई। जब 1935 में गठन हुआ तब पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक रहा था। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे ना, वो तीसरे गवर्नर बने थे, जिनका नाम है सीडी देशमुख। ये 1943 में बने थे और ये 1949 तक आरबीआई के गवर्नर के पद पर थे, तीसरे गवर्नर। और ये इंडियन थे, पहले इंडियन गवर्नर। अगर क्वेश्चन आता है कि आजादी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो ये सीडी देशमुख। जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, तब आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, है ना। आरबीआई का स्ट्रक्चर देखें तो एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और नॉर्मली फिर उसकी संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम होती है, जो कि 21 मेंबर के टीम देखने को मिलती है और ऑफिशियली ये काम करते हैं। तो हमसे गवर्नर ही नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। इस फैक्ट को याद रखना। 1 अप्रैल को आरबीआई के फाउंडेशन डे के अलावा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। एक ये हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यह संस्था आती है, तो इसका स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, वो लास्ट मंथ 30 तारीख को मनाया गया। और ओडिशा अपना स्थापना दिवस आज ही मनाता है, 1 अप्रैल को ओडिशा का स्थापना दिवस है। एक्सरसाइज द्वीप शक्ति 2026 का आयोजन कहां किया गया? एक एक्सरसाइज है द्वीप शक्ति, इसका आयोजन किया गया अंडमान निकोबार आइलैंड पर। हमारी जो तीनों आर्म्ड फोर्स है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयर फोर्स हो, इन तीनों ने मिलकर एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज में भाग लिया। यह आयोजित की गई द्वीप शक्ति के नाम से और अंडमान निकोबार पर इसका आयोजन किया गया। इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ने मिलकर यहां पर एक्सरसाइज की। किससे रिलेटेड? तो सबसे पहली चीज तो कि तीनों जो आर्मी हमारी, उनके बीच में आपसी तालमेल को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। या फिर बोल सकते हैं कोस्टल और जो आइलैंड रीजन है, ऐसे जो द्वीपी क्षेत्र है, वहां पर साथ में मिलकर किसी भी सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे सके,
इसको टेस्ट किया गया, इसके लिए क्षमता डेवलप करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया। सबसे पहली चीज इसमें स्पेशली जो किया गया ना, समुद्र के रास्ते होते हुए किसी द्वीप पर, किसी आइलैंड पर तीनों सेनाएं मिलकर कैसे जॉइंट ऑपरेशन चला सकती है, उसकी यहां पर प्रैक्टिस की गई। तो इसे कहा जाता है एम्फीबियस असॉल्ट्स, है ना, किसी समुद्री रास्ते से होकर किसी द्वीप पर या किसी क्षेत्र पर अटैक करना, आइलैंड पर अटैक करना और तीनों सेना उस पर कब्जा कर पाए। तो ऐसे जॉइंट ऑपरेशन की यहां पर ट्रेनिंग की गई और फिर अदर जो छोटे छोटे ऑपरेशंस इवेंट होते हैं उनका भी यहां पर आयोजन किया गया, और ड्रोन और ऐसे जो टेक्नोलॉजीज है उनको कैसे यूज किया जा सकता है साथ में मिलकर, इसकी भी यहां पर प्रैक्टिस की गई। तो यह द्वीप शक्ति नाम से एक एक्सरसाइज से तीनों सेनाओं ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। अंडमान निकोबार में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, कहां पर? अंडमान निकोबार आइलैंड पर। अगर हम आर्मी चीफ की बात करें, क्योंकि ये कैजुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आर्मी चीफ है हमारे वर्तमान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करते हैं तो ये दिनेश के त्रिपाठी हैं, और एयरफोर्स में चीफ ऑफ एयरफोर्स की बात करते हैं तो ये है अमरप्रीत सिंह। एक बच जाते हैं सीडीएस, तो आप कमेंट में आंसर कीजिएगा कि वर्तमान में इंडिया के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, कमेंट कीजिएगा। आइए आगे। केंद्र सरकार की प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत नागालैंड को 3880 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा राशि किस राज्य को दी गई है? अच्छा, स्कीम क्या है? प्राइड ऑफ हिल्स, है ना। इस स्कीम के तहत सबसे ज्यादा राशि अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि नागालैंड राज्य को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 3880 करोड़ रुपए आवंटित किए। इस स्कीम के सबसे ज्यादा जो पैसा अलॉट किया गया है, सबसे ज्यादा जो पैसा दिया गया है, वो दिया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य को, पूर्वोत्तर का राज्य है। उद्देश्य क्या है स्कीम का? देखिए, स्कीम का नाम है प्राइड ऑफ हिल्स स्पेशल डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। जो पहाड़ी राज्य ना भारत के, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी को मजबूत करना, कैपेबिलिटी को बढ़ाना, इस उद्देश्य से लाई गई थी प्राइड ऑफ हिल्स नाम की स्कीम। इस स्कीम के तहत भारत में 9 पहाड़ी राज्यों को पैसा अलॉट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इनमें सबसे ज्यादा पैसा जो दिया गया वो अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। ऑलमोस्ट 4,900 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा किसको दिया गया? अरुणाचल प्रदेश राज्य को। अभी यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि नागालैंड को 3880 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो 9 राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस योजना को लागू किया गया है, जो कि भारत के पहाड़ी राज्य है, स्पेशली हिमालय की बेल्ट में। तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में ही इस योजना को इसी साल शुरू किया गया है। टोटल बजट है प्राइड ऑफ हिल्स स्कीम का 25,000 करोड़ रुपए। 9 पहाड़ी राज्यों में जो ज्योग्राफिकल चैलेंजेस है उनको दूर करना, मतलब अगर सड़कें नहीं है तो टनल का निर्माण करना, क्योंकि अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो भाई सड़कें नहीं बनाई जा सकती, टनल बनाए जाए, है ना, अंडर वाटर वेव्स बनाया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, इंटरनेट और अदर जो बेसिक फैसिलिटी होती है उनको डेवलप किया जाना प्राइड ऑफ हिल्स स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। तो 9 स्टेट में यहां पर मैं आपको मेंशन कर देता हूं, एक एक का अमाउंट आप देख सकते हो। सबसे ज्यादा अमाउंट दिया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य को, 4,900 करोड़ रुपए, और बाकी फिर ये स्टेट वाइज आप देख लेना। आगे आ जाए। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है मंगोलिया के उलान बटोर में, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अब देखिए, 30 मार्च को यह शुरू हुई थी, 10 अप्रैल 2026 तक मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में इसका आयोजन किया जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगी तो हम इसकी मेडल टेली और जो जो मेडल जीत के आए हैं उनकी बात कर लेंगे। 25 से ज्यादा देशों के लगभग 250 बॉक्सर यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया के भी काफी अच्छे बॉक्सर यहां पर गए हैं। फॉर एग्जांपल लवलीना बोर्गोहेन बहुत ही फेमस बॉक्सर हैं, निखत जरीन, ऐसे खिलाड़ियों ने यहां पर इंडिया की ओर से पार्टिसिपेट किया है। 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। तो 2024 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड के चियांग माई में किया गया था, शहर है थाईलैंड का, और अब इसका आयोजन किया जा रहा है मंगोलिया के उलान बाटोर
जो कि मंगोलिया की कैपिटल है। एक एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो एशिया में बॉक्सिंग की एक चैंपियनशिप है। एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। मेंस और विमेंस दोनों कैटेगरी के इवेंट यहां पर आयोजित किए जाते हैं। और क्योंकि एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है, तो यह संस्था एशिया में बॉक्सिंग खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है। 1962 में इसकी स्थापना की गई और कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में कहां आयोजित की जा रही है? तो यह आयोजित की जा रही है उलान बाटोर में। हाल ही में जारी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2026 का मुख्य विषय या थीम क्या है? तो यूनेस्को की यह रिपोर्ट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। यूनेस्को हर साल जारी करता है, तो 2026 की रिपोर्ट को अभी जारी किया। इसकी थीम रखी गई है एक्सेस एंड इक्विलिटी। आंसर बी। देखिए, थीम हो सकता है आपसे नहीं पूछे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट को कौन जारी करता है। तो यह जारी करता है यूनेस्को। 2026 में इस रिपोर्ट को जब इसने जारी किया तो इसकी थीम रखी है एक्सेस एंड इक्विलिटी। यूनेस्को इसको जारी करता है। अब इस रिपोर्ट में एक्चुअल में एजुकेशन जो क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किए गए हैं, इसका जो गोल नंबर 4 है ना, वो एजुकेशन की बात करता है कि पूरे वर्ल्ड में सभी व्यक्ति तक एजुकेशन को पहुंचाया जाएगा 2030 तक। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है यूनाइटेड नेशन का, क्वालिटी एजुकेशन। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसमें क्या होता है कि ऐसे गोल्स बनाए गए हैं 2030 तक पूरे करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हंगर को वर्ल्ड से खत्म करना, एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करना, अच्छा करना, क्वालिटी एजुकेशन, और हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करना, वर्ल्ड में पीस स्थापित करना, और ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट, ये भी एक एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशन का। तो इसका जो गोल नंबर 4 है ना, वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। तो 2030 तक इसके लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है पूरे वर्ल्ड को। तो इसी पर यह रिपोर्ट आई है यूनेस्को की, जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। मॉनिटर किया गया है, तो वर्ल्ड और इंडिया को लेकर इसमें डेटा दिया गया। पहले हम वर्ल्ड के डेटा की बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ की पॉइंट से, क्योंकि देखिए की पॉइंट्स ही पढ़ने पड़ेंगे हमको कि रिपोर्ट में किसकी बात की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक 27 करोड़ से ज्यादा लोग, 27 करोड़ 30 लाख बच्चे और युवा स्कूल से अभी भी बाहर है पूरे वर्ल्ड में। यह नंबर पिछले 7 साल में लगातार बढ़ रहा है। तो हम एसडीजी का गोल्स कैसे, जो गोल है हमारा, कैसे प्राप्त करेंगे? सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बताया है कि रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन अचीव नहीं हो पाएगा। अभी की स्पीड से यह जो गोल है ना, अगली सेंचुरी में पूरा होगा, जैसा दुनिया के देश अभी काम कर रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन पर। तो यह गोल अगले सेंचुरी, ऐसा भी नहीं कि 2030 तक का लक्ष्य रखा है, ये अगली सेंचुरी में पार होगा, ये कहा है यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में। इसके अलावा इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत हद तक क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने में मदद कर सकती है ना। जो एजुकेशन गैप है, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशन गैप को कम कर सकती है, लेकिन बेसिक फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर भैया इनइक्विलिटी बढ़ती जाएगी एजुकेशन सेक्टर में। इंडिया को लेकर भी कुछ की पॉइंट दिए हैं। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट्री एजुकेशन की यहां पर बात की गई है। भारत में 5 साल में 51% बच्चे प्री प्राइमरी की जगह सीधे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो बेस है ना, वो तैयार नहीं हो पाता, और इससे इंपैक्ट ये आता है कि बेस तैयार नहीं होता है तो लर्निंग पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और उनकी ग्रोथ जो है ना एजुकेशन सेक्टर में, वो भी कम होती है। मतलब इतना ज्यादा सीख नहीं पाते क्योंकि वो प्री प्राइमरी से स्कूल नहीं गए। तो ये एक चीज बताई गई है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताया गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो का लक्ष्य रखा गया है इंडिया में, जिसको प्राप्त किया जाना है। और इंडिया कुछ इनिशिएटिव के माध्यम से इस लक्ष्य की ओर स्पीड में आगे बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, स्वयं पोर्टल और ऐसे काफी सारे पोर्टल है जो कि लर्निंग प्लेटफॉर्म, दुनिया के बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में इंडिया के लर्निंग प्लेटफॉर्म को
गिना गया है। तो इस तरीके से वर्ल्ड और इंडिया को लेकर कुछ डेटा शेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। रिपोर्ट आपको समझ में आ गया कि रिपोर्ट कौन सी है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2026 जारी किसने की, तो इसे यूनेस्को ने जारी किया है। पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन और कल्चरल जो सांस्कृतिक महत्व के संरक्षण के लिए काम करता है यूनेस्को। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। खालिद अल इनानी डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं यूनेस्को के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है ना, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है और इसका लक्ष्य 2030 तक क्वालिटी एजुकेशन को अचीव करना। आईपीएल इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए 4000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल के इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए, है ना, मतलब एक स्कोर है और इसको स्कोर को चेस करते हुए, टारगेट को चेस करते हुए 4000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं आईपीएल के, ये है विराट कोहली। रिसेंटली एक मैच हुआ था हैदराबाद के खिलाफ, एक बड़ा स्कोर सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ बनाया था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए। यह मैच जो है ना एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाड़ी है कौन? विराट कोहली। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था कि एक स्कोर दिया सनराइजर हैदराबाद ने आरसीबी को, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने चेस करते समय विराट कोहली ने ये एक रिकॉर्ड है जो कि अपने नाम कर लिया। चेस करते हुए 4000 रन पूरे किए हैं विराट कोहली ने और चेस करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। इन्होंने इस मैच में जो कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था 38 बॉलों पर 69 रन बनाए और टीम इनकी जीत गई, आरसीबी जीत गई। और इस पारी के साथ आईपीएल में चेस करते हुए इन्होंने 4000 रन भी पूरे किए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चेस करते हुए। आरसीबी ने 202 रन का टारगेट चेस किया था, 202 रन बनाए थे सनराइजर हैदराबाद ने और इस टारगेट को मात्र ऑलमोस्ट 16 ओवर के पहले चेस किया है आरसीबी ने। आरसीबी ये मैच जीत गई और इसके बाद विराट कोहली का भी एक रिकॉर्ड बना। विराट कोहली के बाद डेविड वार्नर है जिन्होंने चेस करते हुए 3285 रन बनाए हैं और तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा है जिन्होंने 3238 रन बनाए। तो रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली के नाम है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए खेलते हैं। खेलों में इनके योगदान के लिए 2013 में विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है, पद्मश्री 2017 में दिया जा चुका है और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड इनको 2018 में दिया गया था। आईपीएल का जो लास्ट एडिशन है 2025 का, उसके विनर थी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जिसमें विराट कोहली पहली बार इन्होंने ये टाइटल जीता था और पंजाब किंग्स रनर अप रही थी 2025 में लास्ट ईयर। आखिरी क्वेश्चन, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला एशिया का पहला देश बना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे ना देश के, उन पर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो इन सभी हाई रिस्क प्लेटफॉर्म पर अभी के लिए बैन कर दिया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे डायरेक्ट पर्सनली इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेन एम ये है इंडोनेशिया का कि हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट, साइबर बुलिंग या फिर ऐसा जो भी साइबर क्राइम है, डिजिटल एडिक्शन है, इनसे देश के बच्चों को बचाया जा सके। तो बच्चों में पोर्नोग्राफिक कंटेंट या ऑनलाइन फ्रॉड, इनसे बच्चे बच जाएं। पेरेंट्स को बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज पर ज्यादा कंट्रोल और मॉनिटरिंग मिल पाए। तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर इंडोनेशिया ने बैन लगाया है सोशल मीडिया के यूज पर। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। इसकी पहले अभी तक कैपिटल थी जकार्ता, अब नुसंतारा को ये अपनी कैपिटल बना रहे, ठीक है ना, क्योंकि शिफ्ट कर रहे हैं कैपिटल को। आपको मैंने पहले पढ़ाया था पूरे वर्ल्ड में पहला देश जिसने सोशल मीडिया पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगाया। पूरे वर्ल्ड का पहला देश कौन है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ये 2024 में ये बिल लेके आ गए थे, इन्होंने लास्ट ईयर इसको लागू कर दिया और पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिसने पहली बार 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाया है। और इसी तरीके से स्पेन ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर यूज पर बैन लगाया है।
तो ये यूरोप का देश है स्पेन, लेकिन वर्ल्ड का पहला देश जिसने ऐसा बैन लगाया था ये ऑस्ट्रेलिया था। अब इंडोनेशिया एशिया का पहला देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के यूज पर बैन लगाया है। इजी। तो 1 अप्रैल के सभी करंट अफेयर यहां पर इजीली हमने पूरे डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर पर, रिवाइज कर लेते हैं। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड किसे मिला है? तो यह अवार्ड किसको दिया गया? हार्दिक सिंह को। विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया जुपल्ली कृष्णा राव को। अर्तार 2026 मार्च माह में किस तिथि को मनाया गया? तो यह मनाया गया 28 मार्च को। भारतीय नौसेना ने किस शहर में आयोन्स मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी की है? तो केरल के कोच्चि में। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सब्सिडी की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया? तो यह बढ़ा दी गई 31 जुलाई 2026 तक। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह शीतल देवी। डॉक्टर विजयपत सिंघानिया का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो यह दिया गया था 2006 में विजयपत सिंघानिया को पद्म भूषण। 30 मार्च 2027 तक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया? तो यह पीयूष आनंद है। किसने इंडियन ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट जीतकर अपना पहला डीपी वर्ल्ड टूर खिताब हासिल किया है? तो यह खिताब जीता है एलेक्स फिट्जपैट्रिक्स ने। तो यहां पर करेक्ट कर लीजिएगा, कल शायद मैंने आपको आंसर मैट फिट्जपैट्रिक का बता दिया था, शायद डिटेलिंग हमने सही पढ़ी थी, पर यहां पर आंसर गलत टिक हो गया था, तो इसको सही कर लेना। यह आंसर है एलेक्स फिट्जपैट्रिक्स, जिन्होंने इंडियन ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट जो कि गुरुग्राम हरियाणा में खेला गया था इसको जीता था। और मियामी ओपन 2026 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो यह है जेनिक सिनर। आंसर ए। ये हो गए हमारे कल के करंट अफेयर रिवाइज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेने। कौन सा स्टेट लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है? तो यह है बाब अल मंडाब या मंडेब। यह है एक स्टेट बाब अल मंडेब। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज ये तबला वादक थे। और 96 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2011 का, वो 8th शेड्यूल में एक लैंग्वेज से संबंधित है जिसका नाम है ओडिया लैंग्वेज। पहले ये उड़िया लैंग्वेज थी, फिर इसका नाम चेंज करके कर दिया गया ओडिया लैंग्वेज। तो ये 96 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से किया गया था 8th शेड्यूल में 2011 में। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, कौन सा तत्व मानव रक्त में हेम का भाग है या हिम का भाग है? ब्रिक्स में सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? और 2024 में सॉलिसिटर जनरल कौन थे? एसएससी में नॉर्मली क्या होता है, 1.5-2 साल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, तो इसको आंसर कीजिए, थोड़ा टफ है लेकिन आंसर कीजिएगा। 2024 में इंडिया के सॉलिसिटर जनरल कौन थे? तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।